तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप सबको बधाई हो। हमारी कंट्री दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो ये एक अच्छी रेस यहाँ पर चल रही है। मतलब समझ सकते हैं आप लोग की कंडीशन क्या है हमारी कंट्री में। 22 मार्च को जब हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगाया गया था, उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो केसेस थे वो बिल्कुल माइन्यूट थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं 5 केस आ गए, कहीं 10, कहीं 50 केस आ गए। और आज की डेट में हमारी कंट्री में कितने केस आ रहे हैं? 91,000 प्लस केस हमारी कंट्री में देखने को मिले कल, यानी कि 91,723 से भी ज्यादा केस हमारी कंट्री में कल निकल कर आए, जो कि कई सारी कंट्री को अगर आप लोग मिला लो अकेले तो ये सारे केस इक्वल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर इसी पैटर्न में चलते रहे तो दिल्ली दूर नहीं, यानी कि पहले नंबर पर हम लोग पहुंचने वाले हैं जल्दी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह दिखाती है कि हमारी कंट्री में जो है कितनी ज्यादा लापरवाही बढ़ती जा रही है। यूएसए जैसी कंट्री में जहां पर इतने सारे केस चल रहे हैं स्टार्टिंग से ही, वहां पर आप लोग देखिए आज के दिन में 31,000 केस आ रहे हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में इसके 3 गुना केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ब्राजील जो कि हमसे काफी आगे चल रहा था, वहां पर 14,000 के करीब केस देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ये आइडिया लगता है कि कितनी ज्यादा लापरवाही से हम लोग बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। आज के दिन में कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं कि बीमारी डर रही है कि किस कंट्री में आ गई हूं मैं। इस तरीके के जोक कई बार आप लोगों को सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। चलिए जो भी है आप लोग अपना ध्यान रखें यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात करूं, महाराष्ट्र में कल 23,000 केस देखने को मिले, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जिस दिन से मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में 10,000 और इसी के साथ में नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा केस देखने को मिले कर्नाटका में। ठीक है, तो ये कुछ राज्य हैं जिनमें आप लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा टॉप पर जो चल रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात करें 2,72,83,452 लोग यहाँ पर आज के में इस पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट यहाँ पर 8,87,305 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी के साथ में यहाँ पर 1,93,67,114 लोग जो हैं वो यहाँ से रिकवर कर चुके हैं, जो कि खुशकिस्मत आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो ये पैटर्न है जिसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। आज है मंडे, अच्छे से अपने वीक को स्टार्ट कीजिए ताकि पूरे वीक को आप लोग शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और जो भी काम आप लोग जोश में करेंगे ना, तो वो काम आप लोग का अलग ही तरीके से, अलग ही उसमें एक रंग देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप लोग किताब पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सोते सोते किताब पढ़ रहे हैं। किताब तो पढ़ ली, पर लेकिन पढ़ने के बाद में कुछ याद नहीं है, तो इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल जोश में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल अच्छी सी चीजों को एक तरीके से एक्टिव मोड में पढ़ेंगे, तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाएंगे। तो एक ऐसा पैटर्न फॉलो करिए। तो कोशिश कीजिए अपनी जो एक वो नहीं बोलते हैं बॉडी क्लॉक, उसको समझिए कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, तभी आप लोग अपने आप को एक अच्छे से एक सही पैटर्न में आप लोग ढाल पाएंगे। बड़ी ही शानदार बात यहां पर बोली गई है। और इसके चलते मुझको एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं। वो इतने गरीब हैं कि उनके पास में बस पैसा है, यानी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, वो यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसने जब एक स्टोरी मुझे बताई, बोला कि मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। उसने बोला कि आज की डेट में अगर हम यहां पर जाते हैं किसी घर में, मान लीजिए जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई रेड करने जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी करने जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पर्सन के घर में गए। उस पर्टिकुलर पर्सन के घर में एक साइड में BMW खड़ी है, एक साइड में मर्सिडीज खड़ी है उस पर्टिकुलर पर्सन के घर में। और घर एक ऐसा बना हुआ है जैसा राजाओं महाराजाओं का एक तरीके से हवेली बनी हुई है। तो इस तरीके का वहां पर पर्टिकुलर पूरा एक पैटर्न बना हुआ है। पर लेकिन जब अंदर जाकर देखा, वो जो इंसान था जिसकी ये सारी प्रॉपर्टी थी, वो इस बुरी कंडीशन में था कि उसको अपने बेड से उठकर हॉल में आने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़े, ऐसी उसकी हालत थी। यानी कि आप लोग बोलिए कि वो जैसे तैसे जिंदा था। अब ये बताइए इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है यहाँ पर। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो पैसा है वो सारी चीजें नहीं होता। मैं ये नहीं बोलता कि पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे की इंपॉर्टेंस है आप लोगों को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पर लेकिन अगर आप लोग बोलो कि सारी चीजें पैसा ही है, तो ये चीजें सही नहीं है। क्या आप लोग पैसे से वक्त को खरीद सकते हैं? अगर खरीद सकते हैं तो मुझे भी दो थोड़ा सा लाके यार। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैसे, हाँ सही है, अपनी जगह होना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों के पास में पैसा होना चाहिए। पर लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप लोगों को अंधभक्त बना दे, आप लोगों को बिल्कुल अंधा कर दे कि हाँ बस पैसा पैसा, जिधर जाए पैसा दिख रहा है। तो उस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है। ये देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के 2 बचे हुए हैं, उनको मैं जल्दी ही कवर करूंगा कल या फिर परसों में। जो आप लोगों के 2 बचे हैं पास के, उनको भी जल्दी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि छूट गया है, ऐसा छोड़ूंगा कुछ नहीं। ये मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, सारी चीजें याद रहती है। हाँ ये है कि कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसको उस तरीके से मत देखिए आप लोग। तो जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है बे ऑफ कैम्पेचे। तो जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ये आर्टिकल जुडिशरी के बारे में आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा कुछ डिफरेंट आप लोग को जानने को मिलेगा।
ये 2 लैंग्वेज फॉर्मूले के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया गया है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, इसी के साथ में सिंगापुर का उदाहरण भी दिया गया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे इसको। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। एफडीआई हमारी कंट्री में क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की जान जा रही है, बोला जा रहा है कि जान जो जा रही है उनको एस्टिमेट करना आसान नहीं है, तो ये बात की जा रही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं है। आज है मंडे को जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं ये यहाँ पर उनका रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे। ये यहाँ पर जो कार्टून है इसको देखेंगे, और ये है डेटा पॉइंट, इसके ऊपर नजर डालेंगे। इसी के साथ में संडे में आप लोगों का जो डिस्कशन आया था उसमें मैंने आर्टिकल डिस्कस किए थे, तो इंपॉर्टेंट है। संडे में जो डिस्कशन होता है वो जो भी आर्टिकल आप लोगों का बच जाता है जो वीक में, उनको हम लोग संडे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है, कई सारे बच्चे जो क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि संडे के एडिटोरियल आते नहीं है तो हम लोग संडे का न्यूज़पेपर क्यों देखें। तो देखिए वो संडे के एडिटोरियल नहीं होते, क्योंकि संडे में एडिटोरियल नहीं आते, सही बात है, पर लेकिन वो वाले आर्टिकल्स होते हैं जो वीक में आप लोगों के बचे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको उस तरीके से मत देखिए। कई सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर संडे में तो एडिटोरियल आते नहीं है, कहां से आगे, तो मैं आप लोगों को बताता भी हूं कि संडे में डिस्कस कर लेंगे अगर कोई आर्टिकल बचता है, तो इसलिए संडे का डिस्कशन मत छोड़िए, ठीक है। इसी के साथ में जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों की 2019 की जो पीडीएफ है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, दोनों द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन और जो हमारी पीआईबी वाली वीडियो आती है वो, तो जून से लेके दिसंबर तक की। देखिए 1 साल का करंट अफेयर आता है, मुझे नहीं लगता इससे फालतू आप लोगों को ज्यादा इंडल्ज होना चाहिए। 1 साल का कवर कर लीजिए, अगर 1 साल का आप लोग कवर कर पाते हैं तो फिर थोड़ा आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये जो मंथ है मैंने इनकी सारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। जो नैनो मैगजीन 2019 की और 2020 का, जो 2020 की सारी, उसी के साथ में द हिंदू की भी सारी पीडीएफ, तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर के नाम से सारी पीडीएफ, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। ट्विटर और इसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिनों पहले 2 आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। यहां पर डेमोक्रेसी लटकी हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है यहां पर, और ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये आरी लेकर इसको काट रहे हैं। तो इसके ऊपर 50 से 60 या फिर 40 से 50 शब्द आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। पिक्चर परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं नॉर्मली इसको, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो एक तरीके का ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट होता है जब आप लोग एसएसबी देने जाते हैं, तो वहां पर रहता है कि पिक्चर आप लोगों को दिखाई जाती है और उसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरूर कोशिश कीजिएगा इसको। आइए आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ में। उससे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि इंडिया और चाइना जो है उनको बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट का, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बोल रहे हैं सर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज क्वेश्चन दिया करो। तो इसलिए क्वेश्चन उनके लिए है जो अब की बार प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो इसमें चक्कर में मत पड़िए, वो अपने प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कीजिए। आइए अब आर्टिकल के ऊपर डिटेल में नजर डालता हूं, यहां पर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप लोग यहां पर ये समझिए इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर हैं उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक नजर डाल के देखिए, और इसी के साथ में यहां पर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर 3 एरिया आप लोग याद रखिएगा, एक को बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर और तीसरे को बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में ये भी बन सकता है कि जहां पर इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट है वहां पर कहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती हैं, कि कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर डिस्प्यूट है, और दूसरा कहां पर सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर जो है इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट करता है। तो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, जो लगभग यहां पर 1570 किलोमीटर के करीब है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिक्किम वाला पोर्शन और अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन, अगर भूटान को यहां से हटा दें तो 1325 किलोमीटर के करीब है, जिसमें यहां पर बोलता है चाइना कि ये मेरा एक तरीके से क्लेम है। तीसरा जो एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग यहां पर देखते हैं तो 545 किलोमीटर लंबा लगभग आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, ठीक है। तो ये यहां पर जम्मू एंड कश्मीर वाला हो गया, यहां पर नीचे आएंगे तो आप लोग यहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला हो गया। तो सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे वाला हिमाचल प्रदेश, और जो उत्तराखंड है वहां पर सबसे तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 3 बड़े एरिया हैं। डिवाइड कैसे किया गया, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर इसको बोला गया है, तो ये माइंड में रखिएगा। मैकमोहन लाइन कहां पर है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में जब आप लोग
इस लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं ये आप लोगों को बताना है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है रिसेंटली अभी। और जब से हमारी कंट्री में नया मैप लाया गया है तब से तो पाकिस्तान को समझिए कि एक तरीके से उन्हें बोलते हैं कि पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, बिल्कुल अब समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है। तो ये सारी चीजें आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिए। माइंड में क्वेश्चन तो आ रहा होगा क्यों डिस्कस कर रहा हूं आर्टिकल, तो समझ लेते हैं क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो दोनों मिलकर अभी बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और जिसकी हेल्प से बात कर रहे हैं वो है रसिया के डिफेंस मिनिस्टर। यानी कि रसिया जो है वो बिचौलिया बना हुआ है हमारी कंट्री के बीच में, ताकि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर की लड़ाई है, उसका सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। और ये सोल्यूशन तभी निकलेगा जब दोनों पर्टिकुलर कंडीशन से सहमत होंगे, एक दूसरे के सामने ताव लगाकर नहीं खड़े होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहां पर अपनी कंट्री का थोड़ा एंगल बताऊं तो आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हमारी कंट्री का एक ऐसा रवैया है कि हम लोग कभी भी किसी दूसरे की टेरिटरी में जाकर इंटरफेयर नहीं करते हैं। पर लेकिन चाइना का ये एक तरीके से पहले से ही रवैया ये रहता है कि वो क्या करता है, दूसरी कंट्री की टेरिटरी को कैप्चर करता है और फिर वहां पर कुछ दिनों तक, पहले तो ऐसा करता है कुछ दिनों तक आया फिर वापस चला गया, कुछ दिनों तक आया फिर वापस चला गया, और फिर ऐसे ही चलता रहता है 50-60 साल तक। तो फिर बोलने लगता है हम तो यहाँ पहले से आते जाते रहते हैं, तो हमारा एरिया हो गया। इवन भूटान के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अगर आप लोग देखिए इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये, चलो ये इस रीजन को बोल रहा है कि ये मेरा रीजन है अरुणाचल प्रदेश वाला, समझ में आता है भैया ये इसके साथ में बॉर्डर टच कर रहा है। मतलब भूटान के अंदर एक ऐसी सेंचुरी यहां पर जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी और क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, फिर कल जब आंसर दूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। तो यहां पर ये लगभग ये सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो जो सेंचुरी है वो चाइना के साथ में बॉर्डर भी टच नहीं करती है और उसको बोल रहा है कि ये मेरा एरिया है। और पता है कैसे क्लेम कर रहा है, बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश वाला मेरा एरिया है और अरुणाचल प्रदेश के साथ में टच करता है ये पर्टिकुलर एरिया, इसलिए तो ये मेरा एरिया हो गया। यानी कि ऑलरेडी दूसरी कंट्री के एरिया को तुम अपना क्लेम कर रहे हो और इसी के साथ में जो ऑलरेडी वो दूसरी कंट्री का एरिया है उसके अंदर तुम्हारी बाउंड्री टच नहीं कर रही है, तो इस क्लेम के बेस पर तुम उसको भी अपना एरिया बता रहे हो। तो इतना गिर चुका है चाइना, यहां से समझ में आता है कि हरकतें उसकी कैसी चल रही हैं। तो अभी यहां पर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, कैसे कैसे बातें की गई, जो मीटिंग देखने को मिली, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर जो बात चल रही है कहां पर चल रही है, मॉस्को यानी कि रसिया के अंदर चल रही है। तो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर उसी के साथ में जो चाइना के जो काउंटर पार्ट है, यानी कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर यहां पर वे मिले यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों के द्वारा बात की गई। तो यहां पर जो दोनों के द्वारा बात की गई तो शार्प डिफरेंस देखने को मिला हमारी कंट्री के बीच में और चाइना के बीच में। दोनों एक दूसरे की बातें जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो इंडिया का स्टैंड है यहां पर एक तरीके से चाइना क्या कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है बायलैटरल एग्रीमेंट जो भी अब तक उसने साइन किए हैं। यानी कि चाइना जो पास्ट में जो संधियां हमारे बीच में हुई है दोनों कंट्री के, चाइना उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनके द्वारा एक आशा की किरण यहां पर यह दिखाई गई है कि दोनों साइड मिलकर अगर रिजोल्व करना चाहें, यानी कि दोनों साइड मिलकर अगर सोल्यूशन निकालना चाहें तो पीसफुल डायलॉग के थ्रू सॉल्यूशन हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं। तो ये बात बोलेगी हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो आप लोग समझ सकते हैं इनके जो शब्द है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि आशा वाले शब्द हैं, यानी कि बात को आगे बढ़ाने वाले शब्द हैं। पर लेकिन चाइना का जो काउंटर पार्ट है उनके द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा यह बोला गया कि हम जो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, जो भी हरकतें की जा रही है इंडिया की साइड से की जा रही है, इंडिया यहां पर एक तरीके से इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इस तरीके की बातें उनके द्वारा यहां पर बोलेगी। यानी कि यहां तक भी बोला गया कि हम लोग अपनी 1 इंच जगह नहीं देंगे चाइना के द्वारा। यानी कि तुम्हारी अगर जगह हो तो समझ में आता है, ठीक है, मतलब तुम दूसरे की जगह लेकर उसको बोल रहे हो कि 1 इंच जगह नहीं देंगे, तो किस हद तक यहां पर ये सही है, तो ये चीजें समझ में नहीं आती है। सबसे बड़ी जो बात यहां पर बोली जा रही है उनके द्वारा ये बोला गया कि इंडिया को इमीडिएटली विड्रॉ कर लो अपने ट्रूप्स को, यानी कि हमारे एरिया में घुसकर हमारे ही ट्रूप्स को बोल रहे हैं कि हम लोग पीछे चले जाएं और ये क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं आराम से उस पर्टिकुलर एरिया में। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं कि हमारे एरिया में आकर हम क्यों बोल रहे हैं वापस चले जाइए, ये ऐसी हरकतें यहां पर कर रहे हैं अभी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इनका जो बात करने का तरीका है वो एक तरीके से कहीं पर भी सॉल्यूशन निकालने वाला तरीका देखने को आप लोगों को नहीं मिल रहा है। ये तो समझ में आता है कि दोनों साइड से अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी और जो कंसल्टेशन है, यानी कि बात अगर की जाए उसी के साथ में सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में अगर बात करें टोटल मिलाकर 70 साल से भी ज्यादा दोनों के बीच में टेंशन चल रही है। अगर ये टेंशन कभी रुकेगी तो कभी भी इसका सॉल्यूशन लड़ाई नहीं होगा, वॉर नहीं होगा। कभी भी इसका सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, वो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा टेबल पर बैठकर एक दूसरे के सामने बातचीत करना। तो वॉर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, आज तक सॉल्यूशन नहीं निकला है वॉर से, तो आगे क्या सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि डायलॉग के थ्रू यहां पर बात करनी है, क्योंकि लड़ाई होने के बाद भी आप लोगों को आमने सामने बैठकर ही बातें करनी है। तो क्यों ना पहले ही कर ले, क्यों लोगों की जान गंवाने के पीछे पड़े हो। हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वह एस जयशंकर साहब, उनके द्वारा बोला गया
डिप्लोमेसी इज द ओनली वे ऑफ द क्राइसिस, यानी कि जो क्राइसिस चल रहा है उसका डिप्लोमेसी के थ्रू, यानी कि एक दूसरे के साथ में जो संबंध है उसके थ्रू हम लोग अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे ऑफिशियल हैं, उनके थ्रू बात कर हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर दोनों साइड जो है एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझ पाए, ठीक है, और जो हरकतें आज के दिन में चल रही है उसको रिपीट न करें, तो यहां पर सॉल्यूशन निकलता हुआ आप लोगों को नजर आ सकता है, वरना सॉल्यूशन निकलता हुआ यहां पर नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मिसमैच देखने को मिलते हैं चाइना की स्टेटमेंट में और चाइना के ट्रूप्स में, यानी कि एक तरीके से बोला जा रहा है, चाइना बोलता है कि हमारा कोई भी ट्रूप जो है, हमारी जो फोर्स है, हमारी जो आर्मी है, वो इंडिया बॉर्डर के क्रॉस में नहीं है, पर लेकिन रियलिटी में क्या देखने को मिलता है, रियलिटी में वो वहां पर कबड्डी खेलने गए हुए होते हैं, कभी कोई घूमने जा रहा है, कभी कोई कुछ करने जा रहा है, यानी कि वो बीच बीच में घूमने चले जाते हैं, और चाइना की जो बेसिकली जो चाइना की मिनिस्ट्रीज हैं वो यहां पर ये बोलती है कि कोई भी वहां पर नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी स्टेटमेंट इनकी साइड से निकल कर आती है। तो फिर क्या किया जाए इसका, कि ये बेसिकली आप लोग बोलते हैं कि बिल्कुल सरेआम मतलब मुंह पर ही झूठ बोल रहे हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा खाने के चक्कर में है, और ऊपर से हम ही को बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से इंडिया जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इंडिया जो है एग्रेशन का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि हमारी ही जमीन छीनकर अगर हम लोग उनको बोल रहे हैं भाई साहब अपने घर चले जाओ, तो हमको बोल रहे हैं कि इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, मतलब हमारी जमीन छीनने के पीछे पड़े हो, हमारे घर में घुस रहे हो, और एग्रेशन हम ऊपर से हम एग्रेशन भी ना दिखाएं। तो ये ऐसी सिचुएशन चाइना की आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रही है। अगर बात करें यहां पर अभी आगे आने वाले टाइम में, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, उसमें दोनों कंट्री यहां पर मिलेगी। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब मीटिंग होगी, दोनों कंट्री मिलेगी 10 सितंबर को। तो देखते हैं वहां पर क्या कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अभी आप लोगों को बताऊंगा, तब आप लोग समझ पाएंगे वहां पर कि दोनों मिलकर वहां पर बात करने के लिए देखते हैं कैसे आगे बातें बढ़ पाती हैं। पर लेकिन मिलिट्री इज नॉट द सॉल्यूशन, मिलिट्री के थ्रू अगर बात की जाए तो वो आप लोग ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, उससे और भड़काने वाली ही चीजें बाहर निकल के आएंगी। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यहां पर निकल कर आ सकता है एक तरीके से अगर बात की जाए तो, जो एक तरीके से इंश्योर करे अनडिस्टर्ब एक तरीके से पीस यहां पर चले, और नेक्स्ट यहां पर एक दूसरे के जो बॉर्डर को लेकर शांति बनाकर रखें, तभी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोला जा रहा है इसको थोड़ा समझिए। जिस तरीके से नेटो के बारे में आप लोग बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं नेटो को। नेटो क्या है? नेटो एक तरीका ग्रुप है यहां पर जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का है, जिसमें यूएसए और यूरोपियन कंट्री है। तो नेटो में आप लोगों को मैक्सिमम जो मिलिट्री एक तरीके से पावर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट आप लोगों को नजर आएगी। जैसे नेटो हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड का, इसी पैटर्न में आप लोग संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि ये इस साइड का है, यानी कि ये है एक तरीके से एशिया का मिलिट्री ग्रुप आप लोग बोल देते हैं कई बार इसको, एक तरीके से नेटो के साथ में टैकल करने के लिए। तो इसके बारे में अगर बात करें तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एससीओ के नाम से आप लोग जो बोलते हैं, ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। यूरेशियन का मतलब क्या होता है? जिसमें यूरोप और एशिया मिलकर रहते हैं, उसको यूरेशियन बोल देते हैं। तो जो ये चार्टर है यहाँ पर, ये बेसिकली साइन किया गया था 2002 में, और फिर जो फोर्स में आया यानी कि इंप्लीमेंट किया गया 2003 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान इसमें बाद में ऐड हुए, और टोटल मिलाकर 8 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इंडिया और जो पाकिस्तान ऐड हुए, ये क्वेश्चन कई बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी न्यूज में है। इंडिया और पाकिस्तान बाद में चलकर जब ऐड हुए इसमें, ये अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर यहां पर मीटिंग हो रही थी 2017 में, जब इंडिया और पाकिस्तान इसका पार्ट बने। थोड़ा सा समझ लेते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्टार्टिंग में 5 मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था 1996 में, ठीक है, फॉर्मेशन किया गया फिर 2001 में, आगे चलकर चीजें अच्छे से चली। और फिर जो है हेडक्वार्टर इसका, एक और इंटरेस्टिंग बात, संघाई एक सिटी है यहां पर चाइना के अंदर, तो इसका नाम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पर लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जाता है कई बार, तो कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं रहना है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहां पर ये है चाइनीज और रशियन है। इसके साथ में जनरल सेक्रेटरी जो है यहां पर, ये वल्दमीर, ठीक है, वल्दमीर नोरोव। तो ये इसके बारे में आप लोग ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बस, लेकिन पर ये जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब ये इसको बनाया गया था यहां पर 26 अप्रैल 1996 में, तब इसमें कौन कौन सी कंट्री थी? तो 5 कंट्री के द्वारा बनाया गया था, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान। तो ये कंट्री है जिनके द्वारा इसको बनाया गया। आगे 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया, और फिर इसी के साथ में एक तान और बचा था वो भी जुड़ गया। तो टोटल मिलाकर इंडिया भी यहां पर पार्ट बन गया। तो इसके 8 मेंबर आज के डेट में हो चुके हैं। जल्दी ही हो सकता है इसमें यहां पर ईरान भी और आप लोगों को अफगानिस्तान भी जुड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान जो है दोनों कहीं ना कहीं आज के डेट में यूएसए के जो चपेट है उससे बाहर निकालने की इनको कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी है यहां पर
जो अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो इसलिए यहां पर इसको जल्दी ही मेंबर बनाने की बात की जा रही है अफगानिस्तान और ईरान को। तो हो सकता है जल्दी यहां पर ये मेंबर बनते हुए नजर आए, तो देखने को मिलेगा आगे। बाकी डायलॉग पार्टनर है, ये सारी चीजें नहीं रटनी है। बेसिकली जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है यहां पर, वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि इसकी एक तरीके से जो यहां पर डिसाइड करती है। इसी के द्वारा यहां पर बात की जा रही है एससीओ, ये 1 ईयर ये मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात कर रही है, जो कि इसके ऊपर फोकस देकर चला जाएगा ताकि एशिया और यूरोपियन वाले रीजन में जहां पर ये कंट्री है जो इसका पार्ट बनी है उसमें शांति बनाकर रखी जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट मीटिंग कहां पर हुई थी? तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन का आंसर जब आप लोग देते हो तो अच्छा लगता है, फिर मन करता है कि यार थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पर लेकिन अगर आप लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करने लगते हैं तो फिर मन नहीं करता है। रियलिटी में बता रहा हूं, अगर आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो मेरा और मेहनत करने का मन करता है। तो इसलिए हमेशा पार्टिसिपेट करिए अच्छे से, ताकि मेरा भी मेहनत करने का मन करे और नई नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलती रहे। वरना कई सारी चीजें ये यहां पर आर्टिकल में कहीं नहीं दे रखा है, ये आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा दिखाया यहां पर। इस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई। तो बेसिक चीजें जो बैकग्राउंड की आप लोगों को बताता हूं, उसका पर्पज यही रहता है ताकि आप लोग और अच्छे से चीजों को समझ पाएं। तो ये बताने में तभी मजा आता है, वरना इसको अलग से बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बताई जा रही है। कहीं पर भी अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को बस ऐसे बता के छोड़ देंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चलते यहां पर ये मीटिंग चल रही है, उसकी मीटिंग होगी। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को शायद ही कोई बताएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पज यही रहता है ताकि आप लोग सारी चीजें समझ सके। कई सारे नए बच्चे आते हैं, उनको पता चल सके, इसी के साथ में कुछ पुराने चल रहे हैं उनका रिवीजन होता रहे। तो ये बेसिक पर्पज रहता है, पर लेकिन तभी मजा आता है इन सब चीजों में जब आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात करें एफडीआई के फ्लो के बारे में। एफडीआई का फ्लो मतलब क्या है कि अलग अलग कंट्री की जो करेंसी है वो हमारी कंट्री में फ्लो हो रही है, हमारी कंट्री में आकर एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफडीआई को फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंपनी का जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोग ये समझिए, एप्पल जैसे मान लीजिए एक आईफोन बनाने वाली जो कंपनी है, जो आईफोन बनाती है एप्पल, तो इसके द्वारा अगर हमारी कंट्री में आकर एक एप्पल स्टोर खोल लिया जाए, तो एप्पल स्टोर खोले जाए तो हमारी कंट्री में ये फोन बनाने स्टार्ट कर देगी। फोन बनाने स्टार्ट कर देगी तो वहां पर कहीं ना कहीं जाकर ये एक अपना ऑफिस बनाएगी, उस ऑफिस में कोई ना कोई इंप्लॉय भी यहां पर रखेगी। इसी के साथ में जो फोन वगैरह यहां पर बनाए जाएंगे, तो फोन हम लोग बाहर से लेकर नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर कस्टम वगैरह भी नहीं लगेगा, हमारी ही कंट्री मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो इसी के चलते ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए वो जो फोन है आप लोगों को 50,000 का मिल रहा है, 70,000 का मिल रहा है, तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो फोन हमारी कंट्री के लोगों को सस्ता मिलेगा क्योंकि उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर ये, अगर एफडीआई इस तरीके से हमारी कंट्री में आती है तो इसके चलते हमारी कंट्री के जो लोगों को जॉब के साथ साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ता मिलता हुआ नजर आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि चल क्या रहा है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। मोदी जी के द्वारा अभी यहां पर बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, खासकर ग्लोबल सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने के लिए। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस ने चाइना को इंपैक्टेड किया है, तब से लेकर जो इंडिया है वो एक हब बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि चाइना से अपना बेस उठाकर इंडिया में लाना चाह रही है, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है। वहां पर जो पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट तरीके से कभी भी चेंज कर लेते हैं। और जब से यूएसए और चाइना के बीच में जो झड़प चल रही है, वॉर चल रही है, तब से लेके तो और भी ज्यादा वो अल्टरनेटिव अपना एरिया खोज रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी गूगल, ये सारी जो कंपनी है आज के में, अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सारी कंपनी अपना एक ऑल्टरनेटिव अब हब ढूंढ रही है। अगर यहां पर चाइना से ऑल्टरनेटिव हब अगर इंडिया ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो काफी अच्छा रहेगा। पर लेकिन इंडिया की अलग कंडीशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में पता क्या देखने को मिलती है? जब जमीन का मुद्दा आता है तो हमारी कंट्री में सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। जमीन जो है हमारी कंट्री में एक प्राइवेट सब्जेक्ट है, यानी कि इंडिविजुअल इसको अपनी एक तरीके से इज्जत बेइज्जती की तरीके से देखता है कि हाँ जमीन है तो ये जमींदार हो गए। जमीन है तो एक तरीके से ऐसा है कि मतलब कि एक तरीके से उसको ऐसा नहीं कि या उससे कुछ अर्निंग कर ले, एक तरीके से मतलब जमीन बस रखनी है, भले उससे ज्यादा प्रॉफिट ना आए, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना में जो है जो जमीन है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट जितना चाहे, अगर बाहर की कंपनी को मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 एकड़ जमीन चाहिए, ठीक है, तो तुरंत यहाँ पर चाइना की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करा देगी। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को लोगों से बात करना पड़ेगा, भैया ये जमीन है आपकी एक्वायर करनी है, वो 5 लोग हैं, 5 में से एक एकड़ वाले मान लीजिए 4 तो बेचने के लिए तैयार है, उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, 5 ने बोल दिया नहीं ये तो मेरे दादाजी की निशानी है,
है ये तो मैं नहीं बेचूंगा। तो फिर क्या कंडीशन होगी, फिर भैया केस लटका रहेगा, इधर उधर कंडीशन चलती रहेगी। तो ये ऐसी सिचुएशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी जो लेबर लॉज है हमारी कंट्री में जो लेबर से रिलेटेड लॉज है, यानी कि जो काम करने वाले जो वर्कर हैं वो थोड़े टफ माने जाते हैं, तो उसको थोड़ा और लिबरल करने की बात की जाती है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन बोली जाती है जिसके चलते हमारी कंट्री में बनाता है कि एक माहौल नहीं है ऐसा जैसा चाइना में मिल जाता है, इसलिए कंपनी आने से पहले कई बार सोचती है हमारी कंट्री में कि क्या इंडिया में चीजें सही हैं। और इससे भी बड़ी जो खतरनाक प्रॉब्लम है वो पता है क्या है, वो है आज है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट, कल को यहां पर मान लीजिए कांग्रेस पावर में आ गई तो तुरंत आते ही सबसे पहले क्या करेगी, वो ये सारी पॉलिसी चेंज करेगी जो बीजेपी ने चला रखी है। जैसे कि बीजेपी ने किया जब यहां पर 2014 में नई गवर्नमेंट बनकर आई। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट चेंज होती रही पर पॉलिसी को चेंज करो यार, पॉलिसी तो कंटिन्यू रखो, अगर उसमें कोई गड़बड़ लग गया तो उसको इंप्रूव करो। नाम चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी, नई नई चीजें निकाल के लेकर आ गई। तो जो ऑलरेडी कंपनी मान लीजिए यहां पर काम करी है कांग्रेस के टाइम से, अब वो कई बार प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर कई बार बोला जाता है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो इंडिया और यूएस की अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में आप लोग बात करें तो इंडिया, ये मैंने आप लोगों से याद होगा पीआईबी वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, यूएसए और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये क्या करती है, ये हमारी कंट्री और यूएसए के बीच में अच्छे रिलेशन मेंटेन रखने का काम करती है। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते यहां पर इनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हमारी कंट्री भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकती है कि इनकी कंपनी जो है वो रीलोकेट करें यहां पर चाइना से इंडिया के अंदर में। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहां पर चीजें पॉसिबल हो पाती है। रिसेंट इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो सप्लाई चेन में एक सिनर्जी बनाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चाइना की जैसी एक कंडीशन देखने को मिल रही है उसके चलते काफी सारी कंट्री जो है वो ऑल्टरनेटिव यहां पर हब खोज रही है अपना सामान को शिफ्ट करने के लिए। देखिए अगर बात करें फ्यू जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइज है, ठीक है, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है या तो वो शिफ्ट करेगी, ठीक है, या फिर नया ऐड करेगी, यानी कि चाइना के अंदर भी चल रहा है, चलो चलने दो, उसको वहां से हटाते नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो ऑल्टरनेटिव एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएगी। अगर कल को चाइना के अंदर काम होना बंद हो जाता है तो उनकी सप्लाई चेन न रुके, तो दूसरा ये कंडीशन हो सकती है। अब यहां पर मान लीजिए न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस उनके द्वारा बनाया गया तो एफडीआई आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नई जॉब हमारी कंट्री में आएगी, और फिर वो कंपनी आएगी तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, तो टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन हमारी कंट्री में बढ़ेगा। तो दोनों तरीके से बल्ले बल्ले आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर हम लोग अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाए तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फिर ये होगी आगे चल के अगर आप लोग देखेगा कि चाइना के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा उनका, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर वर्किंग फैसिलिटी है उनकी, तो हम लोग को भी अच्छा माहौल यहां पर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो इसी के साथ में जो ऑफिशियल है उनको एडवाइस करना पड़ेगा, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है। अगर आज की डेट में आप लोग बात करें यूएसए और जो बीजिंग है उसके बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल बेकार चल रही है, यानी कि यूएसए और चाइना के बीच में रिलेशन जो है बिल्कुल बेकार चल रहे हैं। ट्रेड वॉर चल रही है काफी लार्ज स्केल पर, एक तरह सुपरमेसी की लड़ाई चल रही है कि सबसे बड़ा ताकतवर कंट्री कौन सा है, तो उसके चलते इंडिया जो है वो यहां पर फायदा उठा सकता है। ठीक है, यानी कि जब दो इंसानों में लड़ाई होती है तो तीसरा फायदा उठा के ले जाता है। वही बात यहां पर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं, और कई सारे जो बिजनेसमैन हैं वो इंडिया को फेवर भी यहां पर कर रहे हैं आज की डेट में। पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारी कंट्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि बाहर के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी रखनी नहीं है। अगर इस टर्म को हम लोग यूज करते हैं तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि यूएसए के ऊपर भी हम लोग को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो कई सारी यूएसए की कंपनी यहां पर यही बोल रही है कि भैया तुम सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहे हो, आप लोगों को सेल्फ रिलायंट रहना है, यानी कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो मान लीजिए कल को हम लोगों ने यहां पर बेस बना भी लिया, आप लोग हमको बोलोगे कि लोकल प्रोडक्ट खरीदो। मान लीजिए आप लोग को आईफोन बनाना है, आप लोग बोलोगे आईफोन बनाने के लिए हमारी ही कंट्री से लोकल ग्लास आप लोग खरीदो, लोकल प्लास्टिक जो यूज की जाती है उसको खरीदो, यानी कि एक तरीके से आईफोन की जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं रहेगी अगर आईफोन वाली कंपनी ऐसा करने लगेगी। तो इसी के लिए जरूरी है यहां पर कि उसको आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराएं, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर पिछले डिकेड में आप लोगों को बात करें एफडीआई फ्लो जो है वो प्रायोरिटी रही है। एक तो सबसे बड़ी पॉलिसी स्टेबिलिटी, जिस कंट्री में पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आज चेंज हो रही है कल को चेंज होगी परसों चेंज होगी, पॉलिसी एक बार बन गई तो लंबे समय तक स्टेबल रहनी चाहिए। और इसी के साथ में ये बोला कि बैरियर जो फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसके बीच में कोई भी बैरियर अड़चन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी जो बेसिकली ब्रेकर होता है वो नहीं होना चाहिए अगर लोकल या फिर इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस उनको करनी है। तो ये चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, अगर कुछ एफडीआई के बारे में लिखने के लिए आता है कि कंट्री में एफडीआई बढ़ानी है तो ये दो चीजें आप लोग मेंशन जरूर कीजिएगा, एक तो पॉलिसी स्टेबिलिटी और दूसरा बैरियर फ्री एक्सेस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लोग यहां पर बात करें सेल्फ रिलायंस के बारे में, ठीक है, सेवरल मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, यानी कि हमारी ही कंट्री का सब्स्टिट्यूट। आप लोग देखिए अगर आप लोग कोई
प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप लोगों को फ्रिज बनाना है, ठीक है, ये फिर एसी बनानी है, तो ये देखिए हमारी कंट्री में लोकल मार्केट से क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब हितैची कंपनी हो गई जापान की, अब वो जापान से अपने प्रोडक्ट लेकर आती है, अब वो उसका लगता है कि उसके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, अब बोले लोकल मार्केट से आप लोगों को प्रोडक्ट लेने हैं, उस क्वालिटी के लोकल मार्केट में प्रोडक्ट मिल नहीं रही है एसी बनाने के लिए, तो फिर क्या होगा, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, उसकी इंसल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है क्वालिटी और प्राइस दोनों के साथ में। तो इसीलिए कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो आने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है तो प्रोडक्ट चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, थोड़ा सा वो चलेगा। एप्पल आईफोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, किडनी तक बेच रहे हैं यार लोग, जमीन बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, आप लोगों ने कई बार इनके ऊपर मीम्स भी देखे होंगे, जोक्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये कहां से निकल कर आता है, क्योंकि उसके लिए मरते हैं लोग इतना, क्योंकि उसने क्वालिटी को उस तरीके से मेंटेन रख रखा है। इसी के साथ में जो सिक्योरिटी है, एप्पल की सिक्योरिटी सबसे शानदार मानी जाती है, इसीलिए सारे पॉलिटिशियन, सारे जो हीरो हीरोइन एक्ट्रेसेस हैं, जो भी आप लोगों को जो सही पोजीशन पर है, एप्पल फोन रखते हैं। मेन रीजन इसका माना जाता है सिक्योरिटी, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि आप लोग का डेटा चोरी होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर रहते हैं, तो इसीलिए यहां पर उसको फॉलो किया जाता है। तो उस तरीके की जो एक तरीके से मटेरियल बिल्ड क्वालिटी अगर आप लोग देखिए वो भी अप टू द मार्क यहां पर रहती है। अगर वो यहां पर लोकल एरिया का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर उस अप टू द मार्क अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर वो यहां पर आकर क्या करेंगे, क्योंकि रूल और रेगुलेशन के हिसाब से सही बैठ नहीं रहे। तो इसीलिए कई सारी कंट्री हमारी कंट्री में आने से पहले सोचने को मजबूर हो जाती हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप लोगों को यहां पर कवर करने वाला हूं, जैसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है पहले आर्टिकल में, इसमें हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे ये क्या है, जो कि काफी न्यूज में थी रिसेंटली, और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसके बारे में याद रखिएगा। क्योंकि जब मैंने उस टाइम पर जब पढ़ाया, ये न्यूज में था, मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना किया, उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, पहले आप लोग ये समझिए। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री का जो डिसीजन है उसने मना कर दिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि आरसीईपी को ज्वाइन करने से। तो इसने जैसे इसको आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना किया हमारी कंट्री ने, तो इससे समझ में अब ये आ गया कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग ज्यादा कनेक्ट होने के मूड में है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बाहर वाली कंट्री हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हैं जैसी वो सोच रहे हैं हमारी कंट्री में आकर। तो इसलिए यहाँ पर एफडीआई जो अनाउंस हमारी कंट्री में किया जा रहा है, मान लीजिए एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए किया जा रहा है, या फिर सर्विस सेक्टर के लिए किया जा रहा है, यानी कि नया कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपने ऊपर निर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, मान लीजिए कोई और कंपनी हमारी कंट्री में है, सैमसंग है, ठीक है, या दूसरी कंपनी हमारी कंट्री में कोई काम कर रही है, तो उनका जो बिजनेस चल रहा है उसी को बढ़ाने के लिए अब ये सपोर्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस नहीं ला रहे हैं। दूसरा, यहां पर सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं एज ए टीचर, ठीक है, डॉक्टर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है, कि लॉयर वकील आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिनको अगर मान लीजिए मैं यहां पर किताबें बनाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, यहां पर कपड़े बनाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, स्पोर्ट्स किट बनाना स्टार्ट कर दूं, या फिर कुछ और ऐसे सामान और उनको बेचना स्टार्ट कर दूं, तो फिर होगा गुड्स, यानी कि अब मैं सामान यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सर्विसेज का मतलब होता है जैसे कि कोई सामान जो एक तरीके से उस फॉर्म में मत देना, पर लेकिन एक तरीके से चीजें आप लोगों को एडवाइस के तौर पर प्रोवाइड कराना, ठीक है, तो ये सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर किसी कंट्री को लाकर अपना कोई प्रोडक्ट तो बेचना नहीं है, सर्विसेज अपनी बेचनी है, तो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ये चीजें जो है माहौल के बेस पर डिपेंड यहां पर कर रही है। तो अगर हम लोग ओपन, बैरियर फ्री और इन्वेस्टमेंट ऑर्डर अगर ढंग से रखेंगे अपनी कंट्री का, केवल शब्द ही, 1 सेकेंड, सॉरी ये जो पीपीटी थी एक्चुअली एकदम क्लोज्ड हो गई, कोई नहीं, ये सारी छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। आइए लेक्चर पर फोकस करते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो बातें बोली गई हैं उस शब्दों में नहीं होनी चाहिए ओनली, यहाँ पर वो रियलिटी में भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कि हाँ जो आप लोगों ने बोला है, यानी कि कर्म भी आप लोगों के होने चाहिए जैसे आप लोग बातें बोल रहे हो, यानी कि बड़ी बड़ी बातें बोल दी, आप लोग वर्क ऐसे कर नहीं रहे हैं, तो वो बातें हो गई एक तरीके से मुंगेरी लाल के सपने, ठीक है, यानी कि एक तरीके से काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से आप लोग करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो आइए, मैंने आप लोगों को बोला था कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बताता हूं, इसको समझिए आप लोग पहले, ये है क्या। आप लोगों को मैंने कई बार बताया यहां पर आसियान के बारे में। आसियान जो कंट्री है उसमें 10 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो 10 मेंबर कौन कौन से हैं, इसके ऊपर याद होगा आप लोगों ने, मैं 2009 का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें देख रहा था, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, यहां पर पूछ लेंगे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आसियान के साथ में +6 कंट्री है, तो 6 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्री कौन कौन सी यहां पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। तो 10 तो कंट्री आसियान की हैं, कौन कौन सी हैं,
आसियान की कंट्री वो आप हालांकि यहां पर लिखी हुई है सारी, पर मैं आप लोगों को इनके बारे में नया बताकर आप लोगों में रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में +6 कंट्री के बारे में बताता हूं। 10 तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों का। फिर कल इसके बारे में, आसियान के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। उससे क्या होगा कि आप लोग इसको भी ढंग से समझ पाएंगे, कहां से बनाए कैसे बनाए। कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने आप से, फिर कल मैं बताऊंगा तो रिविजन भी आप लोग का हो जाएगा। इससे क्या होता है, 2-2 बार आप लोगों की चीजें हो जाएंगी कवर, ठीक है। तो थोड़ा सा काम आप लोग करना है होमवर्क के तरीके से। बाकी यहां पर 6 कंट्री कौन सी है, 6 कंट्री में जोड़े जोड़े से याद रखना है। इंडिया और चाइना है 2 कंट्री, जापान और साउथ कोरिया है 2 कंट्री, और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है 2 कंट्री। तो टोटल मिलाकर 2-2 कंट्री के जोड़े हैं यहां पर, तो टोटल मिलाकर ये 6 कंट्री है। तो इंडिया और चाइना हो गया, बॉर्डर टच कर रहे हैं यहां पर, पास पास में कंट्री है जापान और साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल मिलाकर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो 6 कंट्री एक्स्ट्रा ये है यहां पर। ये क्या कर रही है, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जिस रीजन में ये रहती है वहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या कब होती है, जब आप लोग FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जब एक दूसरे कंट्री में अगर प्रोडक्ट आप लोग जा रहे हैं तो उनके ऊपर आप लोग टैक्स वगैरह नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, इजीली उनको आने दे रहे हैं एक दूसरे कंट्री में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की जाती है। तो अभी यहां पर जो बात की गई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की गई थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, पर इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया। रीजन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, सबसे बड़ी बात यह है हमारी कंट्री आज के दिन में कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। अगर हम लोग आसानी से कोई सामान आना स्टार्ट करा दें तो हमारी कंट्री में चाइना का जो माल है वो सारा फ्लड हो जाएगा, यानी कि दुनिया भर का चाइनीज माल हमारी कंट्री में आ जाएगा। तो हमारी कंट्री के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो एक तरीके से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, डेयरी प्रोडक्ट जो है यहां पर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें अगर, जैसे कि हमारी कंट्री में जो किसान है जो डेयरी एक तरीके से डेयरी पे दूध ले जाकर अपना बेचते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट बनता है वहां से जो निकल कर आते हैं उनको लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से काफी लार्ज स्केल पर डेयरी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में फ्लड हो जाएगा। तो इसके चलते हमारी कंट्री का जो लोकल प्रोडक्ट है उसको नहीं खरीदेगा, इनका प्रोडक्ट सस्ता रहता है। रीजन क्या है, रीजन ये कि अपने फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके चलते मान लीजिए आप लोग ये सोचिए इनके फार्मर को अपने खेतों में गेहूं लगाने के लिए मतलब 10 रुपए खर्च करने पड़े। क्यों, क्योंकि खर्चा तो पूरा आया यहां पर 100 रुपए, पर 90 रुपए जो है यहां पर इनकी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, यानी कि बीज फ्री में प्रोवाइड करा दिए, वाटर फ्री में प्रोवाइड करा दिया। तो इसके चलते इनका कोई खर्चा नहीं आया, इनका 10 रुपए खर्चा है बस पानी का, बिजली का बिल। तो ऐसा कैसे हुआ यहां पर, तो इसका मतलब यह कि अगर ये 10 रुपए में इनको ये टोटल पड़ा है इनका गेहूं, अगर ये इसको अब ये 30 रुपए में भी बेच रहे हैं तो भी इनको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब अपनी कंट्री में आ जाइए, वही 100 रुपए में से हमारी कंट्री में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 10 रुपए, 90 रुपए किसान खर्च कर रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट को यहां पर 100 रुपए का नहीं बेचेंगे, 110 का नहीं बेचेंगे, तो हमारी कंट्री किसानों को फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान ही रहेगा। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया और इनका प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तो हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट यहां पर इस प्रोडक्ट के प्राइस में लगभग 3 से 4 गुना होगा। अब लोग ये समझिए, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक हमारा है, आप लोग ये देखेंगे कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंट्री का है। कंपनी एक बार को देख लेंगे, कंट्री तो नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे सस्ता होना चाहिए यार, तुरंत आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो हमारी कंट्री के खुद के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। तो यहां से एक तरीके से ये काफी बड़ा नुकसान हमारी कंट्री के किसानों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, काफी अच्छी मुझे स्टेटमेंट लगी थी उस टाइम पर जब उनके द्वारा वो बात बोली गई कि मेरा जमीर जो है वो यहां पर इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मुझे अलाउ नहीं करता है। उन्होंने गांधी जी का भी नाम लिया था कि गांधी जी और मेरा जमीर जो है मुझे ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए अलाउ नहीं करता है। इससे हमारी कंट्री में जो गरीब तबका है, हमारी कंट्री का जो किसान है, उसकी आत्मा दुखेगी। तो इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को साइन नहीं करूंगा जब तक मेरे कंसर्न जो है वो पूरे नहीं हो जाते। तो कंसर्न क्या है, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जिस कंट्री से कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ सकते हैं उनको हम लोग रोक सकें। दूसरी बात क्या है, हमारी कंट्री का सर्विस सेक्टर काफी स्ट्रांग है। सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में 50% से भी ज्यादा जो हमारी जीडीपी में रोल प्ले करता है वो सर्विस सेक्टर करता है। जैसे कि आप लोग बता सकते हैं आईटी कंपनीज हो गई, ये सारे एरिया हो गए, ठीक है। ये हमारी कंट्री का जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले सेक्टर हैं, ये अगर हमारी कंट्री का सर्विस प्रोवाइड कराने वाले सेक्टर दूसरी कंट्री अलाउ कर दे तो हम लोग एक तरीके से सोचेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, यानी कि सर्विस हम लोग दूसरी कंट्री में जाकर प्रोवाइड कराएं, हमारी कंट्री के लोगों को जो बाउंड्री से एक बाउंड्री में जाने के लिए अलाउ किया जाए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही थी। तो ये सारे मुद्दे हैं। बाकी 2012 में इसको जो आसियान की समिट हुई थी कंबोडिया में, वहां पर इसका एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि शिलान्यास किया गया, वहां पर इसका एक तरीके से स्टार्ट किया गया। 2017 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो मेंबर हैं उनके बारे में बात करें तो 3.4 बिलियन, क्योंकि चाइना भी है और इंडिया भी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री। इसी के साथ में जो डोमेस्टिक
जो प्रोडक्ट है, अगर जीडीपी के बारे में बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 49.5 ट्रिलियन के करीब देखने को मिलेंगे। 39% के करीब वर्ल्ड जीडीपी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। ये पीपीपी में है, ठीक है, और ये नॉर्मल जीडीपी के बारे में बात की जा रही है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव में वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक वगैरह बन जाएगा अगर ये सारी चीजें प्रॉपर वे में टैकल करके चलते हैं। 27% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहां पर कवर हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्री यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये ब्लॉक माना जा रहा था, और जिसमें यूएसए नहीं है, तो ये सोचने वाली बात थी। तो इसीलिए यहां पर इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से जो मेन मना किया, क्योंकि चाइना की वजह से यहां पर सबसे बड़ा रोल देखने को मिला, ठीक है। और दूसरा यहां पर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों का एक लेक्चर में अलग से कवर होता। मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया, रिवीजन भी हो गया होगा, और जो नए नए मेंबर है उनको यहां पर चीजें भी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव कर सकूं। बाकी ये था लेक्चर, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा, क्योंकि इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना रखी है, लगभग 30 मिनट के करीब, उससे 30 मिनट के लगभग है। तो उसको आप लोग देखिएगा, डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, अगर उसके बारे में कोई डाउट है तो। फिलहाल अभी यहां पर बात करते हैं, यहां पर क्या बात की जा रही है। साउथ इंडिया को अगर हम लोग बात करें तो साउथ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अलग अलग लैंग्वेज यूज की जाती है, ठीक है। जैसे मलयालम हो गया, तमिल लैंग्वेज हो गया, उनके लिए हिंदी बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे लिए उनकी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है उसको थोड़ा सा अपोज करते हैं कि हाँ, वहां पर हिंदी को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी बातें की जाती है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो पैटर्न लाया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट अभी देखने को मिल रहा है। पहले जो बोला गया था, ये बोला गया था कि हिंदी वहां पर कंपलसरी पढ़ाई जाएगी, ये बोला गया था। पर लेकिन अब वो पैटर्न देखने को यहां पर थोड़ा नहीं मिल रहा है, ऑल्टरनेटिव खोजने की कोशिश की जा रही है। उसके चलते लोकल लैंग्वेज पर हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ज्यादा फोकस यहां पर दिया गया है। सीएन अन्ना दुराई जो है, उनके द्वारा आर्गुमेंट किया गया कि जो भी ऐसी लैंग्वेज आप लोग जिनको यहां पर लाना चाहते हैं, जो भी हमारी कंट्री को आप लोग एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो एक तरीके से उनको ऑफिशियल लैंग्वेज में आप लोग लेकर आइए, तभी उनको इंप्लीमेंट करने में फायदा होगा, ठीक है। अगर अपनी कंट्री में आप लोग बात करें, हमारी कंट्री में एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल का नाम आप लोगों को बताना है, जिसमें टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आज के डेट में रखी हुई है। तो कौन सा शेड्यूल है, ठीक है। इसी के साथ में मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी उसमें, बाकी जो 8 लैंग्वेज है उसमें अभी ऐड की गई है। तो वो 8 लैंग्वेज कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वहां पर ऐड की गई है, तो ये आप लोगों को बताना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्ट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन के बारे में बात करें, अगर यहां पर सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि जो तमिलियन है वहां पर जो एक तरीके से उनके, अगर बात करें आप लोग एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो यहां पर बोला गया कि अगर आप लोग देखिए वहां पर जो लैंग्वेज है उसको अलग तरीके की चीजें देखी जाती हैं। अगर बात करें, अगर सिग्निफिकेंस जो पॉजिटिव सोशल इकोनॉमिक जो चेंजेस आप लोग देखिए वो अलग देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मिस कर दी जाती है। जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, अगर सीबीएसई के सिलेबस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को अभी भी वहां पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो अगर बच्चा कोई आएगा तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री को कैसे समझ पाएगा, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। सीएन अन्ना दुराई जो है, उनका मानना यह है कि आज की डेट में अगर नेशनल लेवल पर अगर कोई भी लैंग्वेज आप लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर आप लोग उसको लेकर चलिए। इसी के साथ में कॉमन लिंक जो लैंग्वेज है सब में, पूरी कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को आप लोग कॉमन मंगाइए। मान लीजिए साउथ इंडिया में आप लोग जाते हैं तो तमिल और इंग्लिश पर फोकस देकर चलिए, ठीक है। पर लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हिंदी को फिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हिंदी जो है आप लोग को एक तरीके से सही से फिट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक प्रयास चल रहे हैं, पर लेकिन अब तक हम लोग उसको फिट नहीं कर पाए हैं। तो ये चीजें आप लोग को थोड़ी समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें कि यहां पर अगर वन लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पर अगर बात करें, मदर टंग में बोला गया बच्चों को पढ़ाना है, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। आगे चलकर मदर टंग तो काम नहीं करने वाली है, एक ऐसी लैंग्वेज उनको पढ़ानी चाहिए जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर काम कर सके, अपनी कंट्री में दूसरे राज्य में जाकर काम कर सके। वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। तो उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए। तो लैंग्वेज की जो अडेप्ट करने की पॉलिसी है हमारी कंट्री में, हालांकि हमारी कंट्री के जो राज्य हैं वो भी ढंग से यहां पर फोकस नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा ढंग से फोकस देकर चलना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज के बारे में बात की जाए, ठीक है। आज के डेट में जो इंग्लिश के बारे में आप लोगों को उदाहरण देकर चलूं, वो फोर्सफुली किसी ने अडेप्ट नहीं करी है, वो लैंग्वेज इसलिए अडेप्ट की है क्योंकि उससे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उससे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब आप लोग हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात कीजिए, अगर किसी केरला के इंसान को बाहर काम करने के लिए जाना है फॉरेन में, तो इंग्लिश के ऊपर अपना दिमाग खपाएगा, हिंदी के ऊपर अपना दिमाग खपाएगा। तो क्यों ना वो इंग्लिश के ऊपर अपना दिमाग खपाए। अगर इंडिया के अंदर भी काम करना है, इंग्लिश आ रही है, तो ज्यादा बेटर तरीके से उसको और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो इंग्लिश इसलिए ज्यादा फोकस यहां पर दी जाती है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते इन्होंने सिंगापुर का उदाहरण दिया है। सिंगापुर जो कि आज के डेट में काफी मॉडर्न कंट्री मानी जाती है, एक छोटी सी आइलैंड वाली कंट्री है। इसमें ली क्वान ये आर्किटेक्चर ऑफ सिंगापुर बोले जाते हैं, इनके सिंगापुर के पितामह आप लोग इनको बोल सकते हैं। दो लैंग्वेज लेकर चले, एक तो मदर टंग जो सिंगापुर की लोकल, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज लेकर चले। तो इसके चलते अच्छे लेवल पर इनको इंप्लीमेंट किया गया और काफी लार्ज स्केल पर यहां पर चेंज देखने को मिला। सिंगापुर के अंदर 74% के करीब जो सिंगापुर लोग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो चाइनीज है 1 सेकेंड, जो यहां पर सिंगापुर के अंदर में जो पॉपुलेशन है चाइनीज देखने को मिलेगी 74%, ठीक है। 13.2 जो है यहां पर मलिया यानी कि मलेशिया वाले, और 9.2 इंडियन देखने को मिलेंगे। इसीलिए बोला गया कि चाइनीज को यहां पर एक तरीके से वो लैंग्वेज आप लोगों को बनानी है। तो ये भी कई बार यहां पर बातें बोली गई, पर इन्होंने इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज थी उसके ऊपर फोकस दिया, जो कि काफी प्रोडक्टिव साबित हुई। इंग्लिश को कंप्लीटली फोकस दिया गया, पर रियलिटी अगर अपनी कंट्री में देखें, अगर साउथ इंडिया में इंग्लिश और तमिल के बारे में बात करें तो भी वहां पर उसके ऊपर कमांड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। अगर हिंदी और ऐड कर देंगे तो उसको कैसे कमांड करेंगे, क्योंकि उसी को ढंग से वो कमांड नहीं कर पा रहे जो ऑलरेडी हैं। वो भी आज के डेट में एक लैंग्वेज पकड़ पाते हैं, दोनों लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते हैं। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि अगर बात करें तो एक तरीके से नोट द फेलियर टू लैंग्वेज फॉर्मूला अगर देखा जाए एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन में फेलियर है, वैसे फेलियर नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। तो आप लोगों को पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, उसके चलते अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि इस लैंग्वेज को अडेप्ट करने का क्या फायदा है, मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, क्या फायदा होना चाहिए। भैया इंग्लिश इसलिए सीखो आप लोग, भैया इंग्लिश इसलिए सीखो आप लोग, भैया इंग्लिश इसलिए सीखो आप लोग, यानी कि पॉइंट बताओ जनता को क्यों सीखे वो इंग्लिश। अगर पॉइंट बताओगे जनता को कि ये फायदा होगा इसलिए सीखो, तो तभी तो वो सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है जॉब। बेसिकली अगर इंसान को जॉब में फायदा हो रहा है तो वो झक मारकर कुछ भी चीजें सीखेगा। जॉब में उनको कोई ज्यादा फायदा देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है, आगे कोई प्रोडक्टिविटी कोई ऐसी देखने को मिल नहीं रही है, तो किस तरीके से वो चीजों को आगे लेकर चलें। तो ये बातें यहां पर बोलने वाली है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें समझाने की कोशिश की गई है कि देखो चलो किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो एजुकेशन पॉलिसी जो नई आ रही है अभी, उसमें स्टार्टिंग से अगर हम लोग चेंज करके चलते हैं तो अच्छे से प्रोडक्टिवली हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हैं यहां पर जिसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। एक और आर्टिकल है, वैसे ये आर्टिकल जो है मैंने आप लोगों को 2-3 बार पढ़ा चुका हूं, पर एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। प्रशांत भूषण का केस है जो यहां पर, प्रशांत भूषण का केस जो है यहां पर, वो केस क्या था, वो केस ये था इनके द्वारा 2 ट्वीट किए गए, और वो जो 2 ट्वीट थे वो इनको भारी पड़े। जो क्या था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज इनके ऊपर लगा दिया। वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया गया, इनको ये लग रहा था ये इतने सही है, यहां पर इनको ये लग रहा था कि मैंने कुछ भी गलती नहीं की है। इंसान अगर लाइफ में कोई गलती ना करे तो फिर वो प्रशांत भूषण की तरीके से सीना तान के खड़ा रहता है। वही काम आप लोगों को देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज इनके ऊपर लगा दिया, पर इन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। रीजन क्या था, क्योंकि ये सही थी अपनी जगह। अगर ये गलत होते तो तुरंत माफी मांगते। तो कंडीशन समझिए अब यहां पर क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे झुकना पड़ा इनके सामने। 2 चीजें हुई हैं अभी रिसेंटली, एक तो प्रशांत भूषण का केस और दूसरा अरुण मिश्रा। ये काफी अच्छे जज हैं जो कि रिटायरमेंट यहां पर हुए। तो इसी के चलते यहां पर क्या बताई जा रही है, पहले प्रशांत भूषण के केस के बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला यहां पर प्रशांत भूषण को थोड़ी उदारता दिखाओ, यार माफी वाफी मांग लो, पर प्रशांत भूषण ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास में ऑल्टरनेटिव था, ₹1 का फाइन लगाकर छोड़ दिया। ये बोला सुप्रीम कोर्ट की हम लोग उदारता दिखा रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन प्रशांत भूषण ने उदारता नहीं दिखाई सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि जो शब्द इसके द्वारा बोले गए प्रशांत भूषण के द्वारा, तो इनके द्वारा जो शब्द बोले गए वहां पर वो कहीं ना कहीं सही थे, जिस तरीके की चीजें यहां पर चल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए। तो इसलिए इन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इनके ऊपर ₹1 का फाइन लगाया, वरना ऑल्टरनेटिव अगर लेकर चला जाए तो 3 महीने का इनको एक तरीके से जेल में डाला जा सकता, और इसी के साथ में इनको 3 साल के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे डीबार किया जा सकता। तो दोनों ही ऑप्शन यहां पर अवेलेबल थे, इस तरीके से आप लोग समझिए। पर लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये देखिए एक तरीके से जो मेरा जमीर है ना वो मुझे गवाही नहीं दे रहा है, क्योंकि जो गलत हो रहा है मैंने गलत को गलत बोला है। अगर मैंने गलत को गलत बोला है और फिर मैं माफी मांग लूं प्रेशर में आकर, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है मेरा इस तरीके से आवाज उठाने का। तो ये बात काफी अच्छी लगी इनके द्वारा जो बोली गई, तो इसलिए इन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल मना कर दिया। और इसी के चलते जो सुप्रीम कोर्ट है कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने कटघरे में आकर खड़ा हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाने के बाद भी उसको फिर बाईपास ढूंढना पड़ा वहां से बचने के लिए, कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा एक तरीके से थोड़ा फुल्का चार्ज लगाकर निकल पड़ते हैं। तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अभी अगर बात करें अरुण मिश्रा के बारे में, तो रिटायर हुए यहां पर 2 सितंबर को। ये जो है यहां पर इनका टेन्योर जो है यहां पर 2014 से 2020 तक का इनका ड्यूरेशन देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकली सेंसिटिव जो इश्यू थे जो इनके द्वारा यहां पर कवर किए गए। इसी के साथ में आज की डेट में अगर बात करें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसके ऊपर राइटर कमेंट कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव कोर्ट। एग्जीक्यूटिव कोर्ट का मतलब आप लोग समझिए, इंदिरा गांधी जी जो थी 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगाकर बैठ गई। उस टाइम पर क्या था, सारी पावर जो थी इंदिरा गांधी जी के हाथ में आ गई। इसका मतलब ये कि आज की डेट में जो है यहाँ पर हमारी कंट्री की जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर रही है, वो भी एक तरीके से कंट्रोल में आ चुकी है।
जो गवर्नमेंट के। तो जब जब गवर्नमेंट ताकतवर होती है तब तक जुडिशरी आप लोगों को कमजोर देखने को मिलेगी, जब जब जुडिशरी ताकतवर होती है तब तब गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कोई अच्छी नहीं है। यानी कि अगर गवर्नमेंट गठबंधन की चल रही है, गवर्नमेंट एक तरीके से ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो कोर्ट के हाथ में चली जाएगी, सारे पॉलिसी के जो इश्यूज है वो कोर्ट डिस्कस करेगा। पर लेकिन जब जब गवर्नमेंट पावर में रहेगी, तो पावरफुल गवर्नमेंट रहेगी, फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट रहेगी, तब तब जो है वो जुडिशरी दबती हुई नजर आती है। उदाहरण अभी दिया जा रहा है, मैक्सिमम जो भी डिसीजन अभी यहां पर लिए गए हमारी कंट्री में, ये माना जा रहा है वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट के द्वारा लिए गए, यानी कि कोर्ट जो है वो सप्रेशन में आ गया, कोर्ट जो है वो थोड़ा दब गए हैं यहां पर। वो कैसे, उसको समझिए। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में अगर बात करें वो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस भी केस में उसको एलोकेट करना है कि ये उस बेंच में केस जाना चाहिए, उस बेंच में केस जाना चाहिए, सारी बेंच यहां पर ये बनाते हैं, तो अपने हिसाब से उनको केस को दे सकते हैं। पास्ट में क्या पावर थी कोर्ट में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया जा रहा था, कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, भैया ये हम लोग इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये कि इंटरफेरेंस हो रहा है, हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। पर लेकिन आज के डेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज के डेट में अगर आप लोग चाहते हैं कोर्ट आपके हिसाब से काम करे, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पटाना है आप लोगों को, और कुछ मुट्ठी भर जज को आप लोगों को पटाना है, पूरा कोर्ट आपके हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से जो न्यूट्रलिटी है, इम्पार्शियलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है, ये बोल रहे हैं राइटर पिछले टाइम में कुछ ना कुछ वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोर्ट यहां पर चल रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के दबाव में आकर कोर्ट काम कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर कोर्ट यहां पर काम कर रहे हैं, वो चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करें, इन एक तरीके से आउटसाइड इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट उनको होना चाहिए। पब्लिक का कॉन्फिडेंस तभी तो रहेगा जब वो इंपार्शियल रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, तभी यहां पर एक तरीके से फेयर चीजें निकल कर आएंगे और तभी बेसिक राइट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। पर लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ फिलहाल अभी नजर नहीं आया है। जस्टिस अरुण मिश्रा का जो रिटायरमेंट है वो कोई ज्यादा चेंज लाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो प्रैक्टिस यहां पर चल रही है वो एक गलत तरीके की प्रैक्टिस चल रही है, वो ऐसे ही चलती रहेगी। पर लेकिन अगर फ्यूचर में आप लोग चाहते हैं कि जनता का विश्वास बना रहे और सारी चीजें सही रहे, तो कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और जुडिशरी को एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है उससे दबना नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट तरीके से यहां पर काम करना है, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी हो गया, पर लेकिन डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की, और थोड़ा सा कुछ जब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो तब ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं सर इतना लंबा लेक्चर क्यों बना दिया, तो देखिए कोई मजाक तो कर नहीं रहा था, तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस किए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग उसको थोड़ा भगा भगा कर देख सकते हैं, सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास में यूट्यूब के। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, पिछले 6-7 महीने की और पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, वो भी आप लोग को इकट्ठी मिल जाएगी। ट्विटर पर कनेक्ट हो जाइए अगर आप लोग ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हो जाइए इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर हो जाइए अगर फेसबुक पर है। अलग से अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए, अगर ऑलरेडी है तो आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, दिल से जो अच्छा लगेगा उसको किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक और डिसलाइक कर वीडियो को, ताकि पता चले कि सही चल रही है चीजें, गलत चल रही है, ताकि इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।